नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में सियासी संकट। मध्य प्रदेश में विभाग का बंटवारा, औपचारिक लिस्ट आना बाकी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 150 नए केस। मध्य प्रदेश में एक दिन में 595 केस, 14 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक विवाद अब सरकार के अस्तित्व पर आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर रविवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रियों सहित लगभग 75 विधायक मौजूद रहे। उधर आज की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे की गहलोत के साथ देर रात लंबी बैठक चली, जिसके बाद पार्टी ने व्हिप जारी करने का फैसला किया है। और इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि 109 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े समर्थन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अविनाश पांडे ने कहा कि सोमवार सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की मौजूदगी को अनिवार्य करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। अगर कोई विधायक बिना कोई कारण बताए सोमवार की बैठक में गैर हाजिर होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में राजनीतिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और देर रात से ही सियासी हलचल राजस्थान में देखी जा रही है। रविवार रात सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक हुई। वहीं 109 विधायकों के समर्थन का कांग्रेस दावा कर रही है। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि अभी शाम तक, इस समय तक 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा है कि पायलट को दरकिनार किए जाने से मैं दुखी हूं। इसके लिए सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताया है। वहीं कांग्रेस में हमेशा प्रतिभा और क्षमता को पीछे किया जाता है, ये भी कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी राजस्थान सरकार के अल्पमत में आने वाले सवाल को लेकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में भयंकर असंतोष है। कांग्रेस के नेता का अब अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं रहा। वहीं कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य दिखाई नहीं देता, इसलिए सभी कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। और ये ट्वीट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसपे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेद जताया है, असंतोष जताया है कि किस तरह से उन्हीं की तरह सचिन पायलट को भी राजस्थान में दरकिनार किया गया। इसको लेकर उन्होंने देर रात एक ट्वीट साझा किया है। तो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कि अब कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में राजनीतिक संकट जो है वो गहराता हुआ और जिस तरह के ट्वीट और बयान सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि सब कुछ ठीक राजस्थान में भी नहीं है। हाँ, ये मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस में भयंकर असंतोष है राजस्थान में और कांग्रेस के नेता का अब अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं रहा है और कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है उससे कांग्रेस का भविष्य दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग कांग्रेस अब छोड़ना चाहते हैं।
वही प्रक्रिया शायद राजस्थान में चल रही होगी। इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों को सौंपे गए विभाग औपचारिक लिस्ट आनी बाकी है। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया, वहीं गोविंद सिंह राजपूत परिवहन विभाग, इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग, वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। वहीं औपचारिक लिस्ट आनी अब तक बाकी है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें नरोत्तम मिश्रा को गृह एवं संसदीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। दतिया से विधायक है नरोत्तम मिश्रा, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि विभागों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया है, और इसमें किन्हें कौन सा विभाग दिया गया है ये आपको बता दें। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है और औपचारिक लिस्ट आनी अब तक बाकी है। गोपाल भार्गव को पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री ये रह चुके हैं पहले, और फिलहाल इन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र सिंह की बात करें तो भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया गया है। औपचारिक लिस्ट हालांकि अभी आनी बाकी है, और आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह पूर्व में गृह और परिवहन विभाग मंत्री थे, लेकिन फिलहाल इन्हें नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा की बात करें तो इन्हें वित्त विभाग दिया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये लिस्ट है, और उस लिस्ट पर हम आज बात कर रहे हैं। उस लिस्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। हालांकि औपचारिक लिस्ट आनी अब तक बाकी है। जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्री बनाया गया है। मल्हारगढ़ से ये विधायक हैं जगदीश देवड़ा, जिन्हें वित्त विभाग दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहा जा रहा है कि विभागों का बंटवारा जो है ये हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। यशोधरा राजे सिंधिया की बात करें तो इन्हें खेल विभाग दिया गया है, और अभी औपचारिक लिस्ट आनी बाकी है। शिवपुरी से विधायक है यशोधरा राजे सिंधिया, और फिलहाल इन्हें खेल विभाग दिया गया है। मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग दिया गया है। पूर्व में राजस्व और परिवहन विभाग ही था इनके पास, और एक बार फिर से इन्हें यही जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर कब तक विभागों का बंटवारा होगा, और अब सूत्रों के हवाले से खबर कि विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इधर बात करें अगर इमरती देवी की, तो इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। पूर्व में भी वे इसी पद पर थी। वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो ये सूत्रों से हवाले से खबर। आपको बता दें कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। उद्योग की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह को उद्योग मंत्री बनाया गया है। बदनावर से ये विधायक हैं। और चिकित्सा मंत्री की बात करें तो चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बनाया गया। पूर्व में सहकारिता मंत्री थे ये, और फिलहाल इन्हें चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। सावन का दूसरा सोमवार आज है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शिवालयों में आज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। बात करें उज्जैन के महाकाल मंदिर की, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी यहाँ पर पूरा पालन किया। आज शाम बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली जाएगी। आपको बता दें, कोरोना के चलते सवारी में हालांकि भक्त जो हैं वो नहीं शामिल हो पाएंगे, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं महाकाल के दरबार की। आज महाकाल की दूसरी सवारी निकाली जाएगी। वहीं आज सवेरे भस्म आरती भी की गई। सावन का दूसरा सोमवार है आज, और ऐसे में आज महाकाल का विशेष अभिषेक कर वहां पूजन अर्चन किया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से मंदिरों में पालन किया जा रहा है।
चलिए, और सावन के दूसरे सोमवार में किस तरह से शिवालयों में पूजा अर्चना की जा रही है और इसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइन क्या कहता है, इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शालिनी हारिया और अभिषेक। उज्जैन से हमारे साथ शालिनी है और जबलपुर से अभिषेक। सबसे पहले रुख करेंगे उज्जैन का, जहां महाकाल के दरबार से सीधे शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, सावन का दूसरा सोमवार है आज, ऐसे में महाकाल के दरबार में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूजा अर्चना को लेकर और क्या गाइडलाइंस है वहां पर? बिल्कुल रचना, देखिए एक आस्था का एक बड़ा केंद्र है बाबा महाकाल का दरबार, और खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। खास तौर पर सावन के तहत विशेष जो श्रद्धालु हैं उनको आने का सिलसिला रहता है। देश दुनिया से लोग यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं बाबा महाकाल के। देखिए कोरोना काल के बीच इस बार सावन का महीना पड़ा है, ऐसे में इसको लेकर खासी जो तैयारियां हैं वो पहले से ही जिला प्रशासन ने कर ली थी। सावन का ये दूसरा सोमवार है, ऐसे में आम श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके, उसी के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर सके, इसके लिए विशेष जो व्यवस्था है वो की गई है। देखिए आप नज़ारा देख रहे होंगे कि इसके पहले जब भी हम आपको दर्शन कराते थे तो यहाँ पर खचाखच लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार एक दिन के अंदर जहाँ पहले लाखों लोग दर्शन करते थे, अभी फिलहाल कोविड-19 की गाइडलाइन की बात की जाए तो 10,000 लोग ही एक दिन के अंदर दर्शन कर सकते हैं। उसमें भी अनिवार्यता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ देखिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर जो है इस बार पार की नज़र रखी गई है। खासतौर पर प्रसाद पूरी तरह से वितरण नहीं हो रहा है और जो भक्त है वो जो गर्भगृह है वो बेहद दूरी से दर्शन कर रहे हैं, और ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ा है उसको देखते हुए हर संभव जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं जिससे भक्तों के दर्शन भी आसानी से हो सके, और इसी के साथ महत्वपूर्ण ये कि कोविड-19 की गाइडलाइन का भी फॉलो कर सके। देखिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है शिव जी के लिए, और ख़ास तौर पर अगर उज्जैन के बाबा महाकाल की बात की जाए जिन्हें कालों के काल कहा जाता है कि एक बार अगर सच्चे मन से भक्तों ने जो भी प्रार्थना मांग ली वो इस दौरान निश्चित तौर पर पूरी होती है। खास तौर पर महिलाएं आज के दिन व्रत करती हैं और माना जाता है कि शिवालय पर अगर आज जल अर्पित किया जाए तो जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितने भी कष्ट है उसका हरण भगवान कर लेते हैं। देखिए बाबा महाकाल को लेकर कई बातें जो है वो प्रचलित है, क्योंकि यहीं पर है जो जहाँ पर 4 बजे भस्म आरती होती है, विशेष जल अभिषेक होता है और इसी के साथ उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो रचना कहा जा सके कि 4 बजे जो है सवारी भी निकलने वाली है, तो इसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जी रचना, आप रुक करेंगे जबलपुर का, जहाँ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ हुए हैं। अभिषेक, इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आज दूसरा सोमवार है, ऐसे में निश्चित तौर पर आज भक्त जो हैं वो शिवालयों तक पहुंचेंगे, तो शिवालय में किस तरह के नियम लागू किए गए हैं कोरोना काल को देखते हुए? बिल्कुल आकाशा, आज मैं बता दूं कि आज जो है सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर भगवान शिव ने की जो स्थापना है भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान की थी। और ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर आते हैं श्रद्धालुओं ने जो मांगा, जो वो मांगते हुए मिलता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोरोना काल जो चल रहा है उसको लेकर तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से। यहाँ पर जब भक्त दर्शन करने आते हैं, भगवान की पूजा अर्चन करके जब वो बाहर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन करने के लिए टीम लगाई गई है। भक्तों के जाने के बाद वह पहले सैनिटाइजेशन करती है और उसके बाद जब पहले 50 व्यक्ति दर्शन करने के बाद बाहर मंदिर के परिसर से बाहर होते हैं तो उसके बाद दोबारा दूसरे सैनिटाइजेशन के काम पूरे होने के बाद दोबारा से जो है यहाँ पर भक्तों को दर्शन करने के लिए अंदर आने का जो है मौका दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मार्किंग जो है तमाम पूरी यहाँ पर की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है कोरोना उसका पालन यहाँ पर किया जा सके। जो सरकार की गाइडलाइन है लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर दिया गया है। साथ ही मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर
पुलिस की टीम जो है वो तैनात की गई है, ताकि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है उस गुप्तेश्वर महादेव धाम में अंदर ना आ सके। क्योंकि सावन की बात कर रहे थे, सावन के महीने में जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, और सुबह से ही लगभग सुबह के 4 बजे से ही मंदिर के बाहर जो है लंबी लाइन लग जाती है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं अभी भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, वो अभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन कोरोना काल चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है सीमित संख्या में ही अंदर आने के लिए जो है प्रवेश दिया गया है, और ताकि जो कोरोना की चैन है उसको किसी तरीके से ब्रेक किया जा सके। हमारे साथ मंदिर समिति के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोरोना काल चल रहा है, किस तरह से लोगों को दर्शन करने की इजाज़त दी गई है, किस तरह का यहाँ पे सोशल जो सरकार की गाइडलाइन है उसका ध्यान दिया गया है? पूरा टोटल जो दर्शन करने के लिए ना सरकार की पूरी गाइडलाइन है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बाहर खड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो समिति के लोग हैं और बाकी जो हमारे सदस्य हैं उन लोग सोशल डिस्टेंसिंग में सबको मतलब अच्छे से दर्शन करा रहे हैं। मतलब दर्शन करते जाइए, बाहर निकलते जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा पालन किया जा रहा है। बिना मास्क वालों को अंदर आने नहीं, बगैर मास्क वालों को टोटल अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और बाकी सब प्रशासन है हमारे साथ, पूरी व्यवस्था है पुलिस की पूरा। और हमारे जो समिति के सदस्य हैं उन लोग भी घूम घूम के देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ में लोग पूजा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आकांक्षा देखिए कि जो मंदिर समिति के लोग हैं उन्होंने तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की रखी है। यहाँ पर जो है जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि सैनिटाइजर मशीन है ऑटोमेटिक। वहाँ पर जो लोग हैं कि पहले सैनिटाइजेशन अपने सैनिटाइज होकर उसके बाद मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। साथ में लिखा गया है 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए बिना मंदिर के अंदर जो है उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस जो कोरोना काल चल रहा है उसमें उसका साया कहीं ना कहीं सावन के महीने में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वह अपने आराध्य के दर्शन करने आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन भी जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और गाइडलाइन का पालन सभी जगह में किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ रायपुर से ऋतु भी जुड़ रही हैं। ऋतु, रायपुर में इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और वहां पर भक्तों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ ही पूजा अर्चना को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए रचना, सावन के महीने की बात करें तो भगवान शिव का जो है प्रिय महीना होता है। और अगर हम बात करें सावन का हर एक सोमवार, तो वो भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले जो भक्त होते हैं उनके लिए बेहद खास होता है। और इस वक्त हम जो है महादेव घाट के किनारे स्थित बाबा हटकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, और सीधे आपको यहाँ के तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आज सोमवार है, तो सुबह जो है बाबा का जो है स्नान कराया गया, श्रृंगार कराया गया। और ये मंदिर के बाहर की आप तस्वीरें देख पा रही हैं जहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। और देखिए इस बार जो है, जैसे कि हर बार देखा जाता था कि मंदिर के दूर दूर तक जो है भक्त नज़र आते थे, और मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर जो हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी, वो जो है इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और बिल्कुल अभी जो स्थिति है और वक्त की जो मांग है वो यही कहती है कि अभी जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी है। और यही एक वजह है कि भक्त मंदिर तो पहुँच रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह जो है बहुत ज़्यादा भक्त नहीं दिख रहे होंगे। जो लंबी लंबी कतारें हमें हर साल देखने को मिलती थी, और इस वक्त जितने भी भक्त पहुंच रहे हैं बिल्कुल अलग जो है नियम बनाए गए हैं कि जो भी अंदर जाएगा उसे मास्क लगाना होगा। इसके साथ ही साथ अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए भी जो भी भक्त अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको भी जो है बाकायदा सैनिटाइज जो है उनके हाथों को किया जा रहा है। मास्क लगाने पर ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ बाबा का जो जलाभिषेक करने के लिए लोग जो जल लेकर जा रहे हैं, दूध लेकर जा रहे हैं, वो अंदर ले जाने नहीं दिया जा रहा है। जो भी जलाभिषेक के लिए जल लेकर आ रहे हैं उसको बाहर ही रखवा लिया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर फल फूल की बात करें तो वो भी जो है फिलहाल शिवलिंग पर चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसी तरीके से देखिए रचना, ये भी देखने को मिल रहा है कि हर साल जो कावड़ यात्रा जो यहाँ पर पहुँचती थी, जो कि राज्य के बाहर से भी जो है कावड़ यात्री यहाँ पहुँचते थे, वो भी जो है इस साल नज़र नहीं आ रहे हैं। जी जी, चलिए भोलेनाथ के दर्शन करवाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और IBC 24 आप सभी से भी यही अपील करता है कि आस्था और भक्ति के साथ साथ आप भी गाइडलाइन का जरूर पालन करें। चलिए और बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन में 29,108 पॉजिटिव मरीज देश में सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 500 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में अब तक 8,79,000 मरीज संक्रमित हो चुके हैं और संक्रमण से कुल 23,187 मरीजों की अब तक देश में मौत हो चुकी है। बात करें एक्टिव केसेस की तो देश में अब 3,01,000 एक्टिव मरीज हैं। वहीं एक दिन में 18,198 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं।
मैं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 595 नए केस सामने आए हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कोरोना के 100 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं इधर इंदौर में 92 केसेस सामने आए हैं। भोपाल में 95 कोरोना के नए केसों की पुष्टि की गई है। तो वहीं 24 घंटे में प्रदेश में 14 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। और बुलेटिन में अब नजर बिग न्यूज पर। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 30 लाख के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,71,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 75 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 33,13,000 को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। लगभग 15,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 58,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 8,79,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक करीब 5,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 23,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,01,000 के पार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस 17,797 हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में 654 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 12,891 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,304 है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या 4,081 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 909 पर पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,153 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं कोरोना से अब तक 19 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। चलिए, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट सामने आ चुकी है। तो लगातार आपको बता दें कि विभागों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट सामने आ चुकी है। तो विभागों के बंटवारे की लिस्ट जारी हो चुकी है। औपचारिक लिस्ट आनी बाकी है। वहीं गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है। तो बात करें गोविंद सिंह राजपूत की, तो इन्हें परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट जारी कर दी गई है। इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग, तो वहीं महेंद्र सिंह सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में विभागों की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को गृह, जेल और संसदीय विभाग दिया गया है। गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली है। तो विभागों के बंटवारे की लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को गृह, जेल और संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ ही गोपाल भार्गव की बात करें तो इन्हें लोक निर्माण, कुटीर और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गोपाल भार्गव लोक निर्माण, कुटीर और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। और इसमें किन्हें कौन सा विभाग मिला है इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही लगातार ये खबरें आ रही थी कि आखिर कब तक विभागों का बंटवारा होगा। और अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट जो है मध्य प्रदेश में जारी कर दी गई है। और इस लिस्ट में अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को सौंपे गए हैं।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की लिस्ट जारी हो चुकी है। विभागों का बंटवारा हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव को कौन से विभाग दिए गए हैं, इसमें इसे बता दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहीं गोपाल भार्गव की बात करें तो इन्हें लोक निर्माण, कुटीर और ग्राम उद्योग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।